नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। इस समय उत्तराखंड में सियासत गर्म है और विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ दल बदल का खेल उपचुनावों तक पहुंच गया है। जब से बीजेपी पार्टी ने सीएम धामी के चुनाव लड़ने की सीट चंपावत तय की है तो नेताओं में खलबली मची है। विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी अपने धुर विरोधी कांग्रेस के भीतर बड़ी सेंध लगाने की फिराक में है। सियासी गलियारों में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता प्रीतम सिंह के बीच बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं गर्म हो गई है। अटकलें ये भी है कि दिग्गज नेता ने नई दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे, जब से अटकलों को और ज्यादा हवा मिल गई है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के भीतर हुए नेतृत्व परिवर्तन से एक खेमा नाखुश है। माना जा रहा है कि यह खेमा कभी भी कांग्रेस के भीतर लावा बनकर फूट सकता है। कांग्रेस में असंतोष और नाराजगी पर सत्तारूढ़ बीजेपी की भी निगाह लगी है। सियासी हवाओं में दल बदल की चर्चाएं तेजी से तैर रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता प्रीतम सिंह, जो खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व के संपर्क में है। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह इस बार कांग्रेस के टिकट पर छठी बार विधायक बनकर आए। अब चर्चा ये भी है कि बीजेपी ने उन्हें 2024 में टिहरी लौस सीट से चुनाव लड़ाने से लेकर उनकी सीट पर उपचुनाव तक की भूमिका बांध दी है। वहीं कांग्रेस इस बात को नकार रही है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की शुरू से ही सेंधमारी की रणनीति बना रही है। लेकिन प्रीतम सिंह कहीं नहीं जा रहे। फिलहाल कांग्रेस ने यह बात कहकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। उड़ते ही आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि उनके संपर्क में बीजेपी कांग्रेस के कई नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। यानी बीजेपी कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से संपर्क होने का दावा कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी कांग्रेस में सेंधमारी में कामयाब होती है या नहीं, और आम आदमी पार्टी के दावे सही साबित हो पाते हैं या नहीं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि चर्चाएं बहुत आम हो रही हैं, तो चर्चाओं पर टिप्पणी करने से क्या फ़ायदा? कोई पुष्ट खबर हो तो उस पर टिप्पणी की जाए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाजपा का काम आज की तारीख में सरकार बनाने के बाद भी प्रदेश का विकास नहीं है, प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी या महंगाई को दूर करना नहीं है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ विपक्ष मुक्त भारत करना है, विपक्ष में सेंधमारी करनी है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? कुत्सित मानसिकता के और षड्यंत्रकारी मानसिकता के लोग जब सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तो यही सब होगा। लेकिन माननीय प्रीतम सिंह जी को जितना मैं समझती हूँ और जानती हूँ, मेरा मानना है कि उनका कांग्रेस की विचारधारा में अगाध विश्वास है। हमारे मजबूत स्तंभ हैं, हमारे संरक्षक हैं, अभिभावक हैं। हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद उनका प्राप्त होता आया है और आगे भी कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ वो खड़े रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कतई मेल नहीं खाती। तो ऐसे में प्रीतम सिंह जी कहीं नहीं जा रहे। प्रीतम सिंह जी क्या, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहीं नहीं जा रहा है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। मुलाकात करने के कई और कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है इतनी जल्दी हमें निष्कर्ष में पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो वो जनहित के लिए भी मिल सकते हैं, जन सरोकारों के लिए भी मिल सकते हैं। उनके कोई अर्थ का अनर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत हितों का एक समूह बन गया है कांग्रेस पार्टी, और हम सब जानते हैं कि विचारधारा पूरी तरह से कांग्रेस की समाप्त हो गई है। ग्रुपों में लगातार झगड़े चल रहे हैं और वहाँ जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है वाली लाइन के ऊपर काम होता है। मुझे लगता है कि जो अपने आप को अलग थलग समझते हैं वो दूसरे रास्ते तलाशते हैं, और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए, प्रदेश हित के लिए और जो उत्तराखंड की खंडियत के लिए कुछ करना चाहते हैं और ईमानदारी के साथ मजबूत संगठन में जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग भी उन्हें कहते हैं आपका स्वागत है, लेकिन साफ मन से आएँ। ये नहीं होगा कि आप आ जाएं और कल वापस चले जाएं। राजनीतिक स्वार्थ और लाभ के लिए नहीं, बल्कि
देश हित, राष्ट्र हित के लिए अगर कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसका स्वागत करें। देखिए, कांग्रेस तो बुरी तरह से टूट रही है। चंपावत उपचुनाव तो युवा मुख्यमंत्री इस वक्त उत्तराखंड की पहली पसंद बने हुए हैं, युवाओं के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, बहनों के भाई और माताओं का आशीर्वाद उनके ऊपर है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक के जितने चुनाव हुए, सबसे बड़ी विक्ट्री ये चंपावत की विक्ट्री माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जी जान लगाने जा रहा है और हम ये मानते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, इससे बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को अवश्य है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक उभरती हुई पार्टी है। जितने कम टाइम में, सिर्फ 10 सालों में आज हमने 2 प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है और आम आदमी पार्टी में आज सभी लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। पूरा देश अपना भविष्य आम आदमी पार्टी में देख रहा है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बहुत सारे कांग्रेस और बीजेपी की जो नेतागण हैं वो हमारे साथ संपर्क में हैं और हम बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी काफ़ी नेता हमारे यहाँ शामिल होने वाले हैं। तो उत्तराखंड में चंपावत का रण जो है उसको लेकर हर मन ये चाह रहा है कि उनका कुनबा बढ़ता जाए और इसीलिए सेंधमारी का दौर शुरू हो गया है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सचिन गुप्ता जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। डीके पॉल जी प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और महेश जोशी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं महेश जोशी जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि प्रीतम सिंह की कांग्रेस से जाने की अटकलें अब तेज हो रही है और प्रीतम सिंह एक ऐसे नेता है पार्टी में आपके पास जो पार्टी को कहीं न से कहीं लेकर जा सकते हैं। उनकी एक दिग्गज नेता की पार्टी से जाने की अटकलें नहीं, इस तरह की कोई भाई ये अटकलों का बाजार है। कभी किसी तरह की बातें सामने आती है, कभी कहते हैं कि विधायक नाराज चल रहे हैं, जो कि ये सामान्य सी बात है। जो विधायक लोग हैं अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त रहते हैं। ये सब ये है कि एक कयासों का बाजार लगाया जा रहा है। कोई कहीं जाता है तो उसमें भी संभावना तलाश किए जाते हैं, कोई ये भाजपा में जा रहा है, ये कहीं जा रहा है, जो कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले प्रीतम सिंह जी डीजीपी से मिलके आ रहे हैं अपने प्रतिनिधिमंडल को लेकर, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर। चलिए ठीक है, प्रीतम सिंह जी बीजेपी से मिलकर आ रहे। गुप्ता साहब, प्रीतम सिंह जो मिल रहे हैं, क्या बीजेपी जो है वो कांग्रेस में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, ये कहा जाए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी को विश्वास रखती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 18 करोड़ हमारे सदस्य हैं और यदि माननीय प्रीतम सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी आते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ेगा। और एक मत और है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी के जो आगामी दूरदृष्टि है उसको लेकर प्रभावित होकर अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और निश्चित रूप से ये क्रम कोई पहली बार नहीं है। लगातार जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं और उसमें केवल उन्होंने जब उनका मत लिया गया तो उन्होंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विकास की गंगा पूरे देश में, प्रदेश में बह रही है, उससे प्रभावित होकर जो हमने भारतीय जनता पार्टी में जो है अपना समावेश किया भारतीय जनता पार्टी में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़े, इसमें कोई बुराई नहीं है। डीके पॉल जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। इस बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि दोनों ही पार्टियों के जो नेता, मंत्री है, कार्यकर्ता है, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके संपर्क में है। जी देखिए मैम, मैं बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये तो कार्यकर्ताओं की उनकी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि कौन पार्टी जनता हित में काम करेगी, कौन नेता आज राज्य के हित में काम कर रहा है, ये तमाम चीजें हैं। हमारे दावेदारी की बात नहीं है। दावेदारी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके, जिसने बार बार इस राज्य के अंदर चलती हुई सत्ताओं को तोड़ने का काम किया है, खरीद फरोख्त करने का काम किया है, इस प्रकार के आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ज्वाइन करना, अपनी इच्छा के कारण किसी पार्टी को ज्वाइन करना, किसी भी पार्टी के नेता को जहां अच्छा लगेगा वो वहां जाएगा, वो जाए, लेकिन
जब हम किसी के घर में सेंध उस प्रकार की लगाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी के कुनबे को तोड़ा जा रहा है, जानबूझ करके तोड़ा जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुने चुनाए विधायक, जिन लोगों ने उन विधायकों को अपना मत देकर के चुना है, उनको अपना विश्वास दिया है, अगर वो विधायक उनके जनता के विश्वास पर ठेस पहुंचा करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जो भारतीय जनता पार्टी का आचरण है, जो करती रही है भारतीय जनता पार्टी। वो तुष्टीकरण तोड़ने का काम जो करती रही है कि आप चुने चुनाए विधायकों को, मंत्रियों को और तमाम लोगों को, आप पूर्व मुख्यमंत्री तक को आपने जो है ना जोड़ने का काम किया। जोड़ना शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक तरह का किसी के घर में सेंध लगाना है, किसी के घर को तोड़ना है, और जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इस राज्य के लिए हमें दोनों पार्टियों ने इस राज्य के लिए विकास की नींव रखने का किसी भी प्रकार से काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी कहती जरूर है कि 2002 से 7 तक हमने इस राज्य के अंदर उद्योग धंधे दिए, तमाम चीजें दी, सब ऐसा इन्वायरमेंट दिया, लेकिन नीति बनाने में वो भी फेल हो गए ना। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई मजबूत नीति इस राज्य के लिए नहीं बनाई। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये सिर्फ और सिर्फ गाल बजाई करने का काम किया है इन लोगों ने। इस राज्य के हित के लिए, इस राज्य के नौजवान को 80% हम कैसे रोजगार दे सके, इस राज्य की संसाधनों पर कैसे नियति बन सके, हमारी जड़ी बूटियों पर कैसे नियति बने, हमारे पानी पर कैसे नियति बने, हमारे पर्यटक पर कैसे नियति बने, इसमें से किसी में भी, किसी भी क्षेत्र में ना कांग्रेस ने ना भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। हाँ, बदस्तूर इनका आपस में जाना आना, तोड़फोड़ करना, ये इस राज्य के लिए घातक जरूर हुआ है, जिसकी हम निंदा करते हैं। चलिए ठीक है। महेश जोशी जी, आरोप आप पर डीके पॉल जी ने लगाए हैं कि उत्तराखंड जो है उसको आगे बढ़ाने का काम, उसमें विकास की नींव रखने का काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। इस बीच सवाल मेरा ये भी आपसे कि जिस तरीके से आपके पार्टी से बड़े नेताओं के जाने की अटकलें लग रही है, कैसे कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करेगी? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आप मैं इसे सरासर नकार रहा हूँ। ये खाली कयास का बाजार लगाया जा रहा है। इस तरह, जिस तरह से अब देखिए, आपकी अब उपचुनाव है यहाँ पर, चंपावत में उपचुनाव होने वाले, तो ये भाजपा की ये साजिश है, जो साजिश की तरह एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि फलाना नेता कांग्रेस का हमारे पास आ रहा, फलाना नेता हमारे पास आ रहा है, जो कि इस तरह की कोई बात नहीं है। प्रीतम सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है काफी, और वो है कि वो अब जो कांग्रेस को जो जनता ने आदेश दिया है विपक्ष में रहने का, तो प्रीतम सिंह जी विपक्ष में रहकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है महेश जोशी जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। महेश जोशी जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से कयासों का बाजार है ये, और कुछ नहीं है। ये चर्चा में रहने के लिए इस तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं भाजपा द्वारा। अब देखिए कि चंपावत में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो माहौल बनाया जा रहा है, तभी तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी कांग्रेस? क्या प्लान है आपके पास? नहीं, इस तरह के कांग्रेस मजबूती से उपचुनाव चंपावत का लड़ेगी। चलिए ठीक है, कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है सचिन गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कुनबा बढ़े तो अच्छी बात है। इसी बीच आम आदमी पार्टी से डीके पॉल जी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी उत्तराखंड में। आवाज नहीं आ रही आपकी? ऑडियो डिस्कनेक्ट है। चलिए ठीक है, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड में सियासी उबाल जारी है, और इसी बीच जिस तरीके से लगातार पार्टियां जो है वो गहमा गहमी अलग अलग तरीके से बना रही है और अलग अलग तरीके से अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसी बीच
कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह की अगर बात करें तो वो उनके कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसी बीच आम आदमी पार्टी का भी ये दावा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से जो दिग्गज नेता हैं, कार्यकर्ता जो है वो आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम की उम्मीदवारी, सीएम की दावेदारी के लिए चंपावत में उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों ने कहा है कि वो पूरी मजबूती के साथ चंपावत का चुनाव, एक बार फिर से जो उपचुनाव है वो लड़ेंगी। अब देखना होगा कि उसमें कौन बाजी मारेगा। और बीजेपी को जिस तरीके से यहाँ पर जीत सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड के सीएम जो हैं धामी, पुष्कर सिंह धामी, उनको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है और उनको विधानसभा सदस्य बनाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। तो इस बीच चलिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, उन्हीं का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। सचिन गुप्ता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से मेरा सवाल यही आपसे था, कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रीतम सिंह बीजेपी में जाएं, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है, वो उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही। बीजेपी कह रही है कि हम कुनबा बढ़ाना चाहते हैं और प्रीतम सिंह में सेंधमारी करने की कोशिश तो कहीं ना कहीं दिख रही है बीजेपी की सीधे तौर पर। इस बीच डीके पॉल जी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी। देखिए, जोशी जी भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हमारे डीके पॉल साहब भी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मैं जोशी जी को तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि ये जिस प्रकार 2017 का एक प्रकरण था, एक चलती की सत्ता जो है कांग्रेस के नेतृत्व को नकारते हुए, कांग्रेस की नीतियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आस्था जताई थी। और लगभग 1 दर्जन विधायक जो है अपने सभी वरिष्ठ, इनके पूर्व अध्यक्ष, इनके वरिष्ठ नेता, उस बात को विधायक तो उत्तराखंड के लोकतंत्र में एक काला अध्याय था वो, पार्टी जिसमें भाजपा ने खरीद फरोख्त की राजनीति की थी। आप इसे अच्छी तरह जानते हो। जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और भी लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डीके पॉल जी कहते हैं, डीके पॉल जी का बड़ा अलग ही अंदाज मुझे लगता है। जैसे इनके केंद्र में बैठे हुए नेता हैं केजरीवाल जी, उनका भी ये है कि तुम करो, हम करें तो पुण्य और तुम करो तो पाप। तो इनकी वही वाली नीति है कि अगर जो है हम कर रहे हैं, हमारे संपर्क में कोई आता है, कोई हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो बहुत बढ़िया, हम तो पुण्य का काम कर रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई आस्था जताता है तो ये पाप का काम कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है आम आदमी पार्टी का पूरा देश जानता है अच्छी तरह से। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आगे भी बढ़ेगा। और दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से जो है नारा हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने, केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आज किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो निश्चित रूप से वो सपना साकार होने की ओर है और कांग्रेस मुक्त भारत होकर रहेगा। और जो अन्य जो अवसरवादी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी कह लो, चाहे अन्य दल कह लो, वो कहीं भी स्टैंड नहीं हो रही है, वो कहीं भी टिकने वाली नहीं है। केवल एक झूठ का पुलिंदा, लोगों को फ्री का जुमला देकर जो है ये लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जो विकास है वो विकास इस देश का, प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड में भाई पुष्कर सिंह धामी जो पूरी कैबिनेट मिलकर कर सकते हैं और अन्य दल इस प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, अन्य कोई भी दल हो, और अवसरवादी दल आम आदमी पार्टी को बता दिया है। इसी के साथ वो कह रहे हैं कि अन्य कोई भी दल उत्तराखंड के विकास का कार्य नहीं कर सकते हैं डीके पॉल जी। इस बीच ये भी इसी के साथ बताइएगा कि चंपावत का जो रण इस बार है, उपचुनाव जो वहां पर हो रहे हैं, किस तरीके से जीतने की कोशिश करेंगे आप? देखिए जी, मैं सबसे पहले जवाब देना चाहूंगा। आपने आदरणीय गुप्ता जी की बात कहा, गुप्ता जी ने शायद मेरा वक्तव्य सुना नहीं है और मैंने शुरू में इस बात को कहा है, राज्य का हितैषी, जो भी इस राज्य के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता अगर अपने आप को सुरक्षित वो भारतीय जनता पार्टी में करता है तो वो बेशक जाए, उसको जाना चाहिए। मैंने अपनी बात में, अपने वक्तव्य में कहा है, यदि कांग्रेस के भी नेता स्वेच्छा से, कार्यकर्ता स्वेच्छा से किसी भी पार्टी में जाना चाहते हैं, कहीं भी अपने भविष्य को आजमाना चाहते हैं, तो वो जाए। मैंने कहा, जब आप किसी के घर में घुस करके आप चलती चलाई सरकार को
आपने 2016 में किस प्रकार से नेस्तनाबूद नाबूद किया, आप शायद इस बात को भूल गए गुप्ता जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने ना तो खुद किया आपने इस राज्य के हित में एक भी काम, कोई बड़ा काम नहीं। तो 5 साल आपकी 2007 से लेकर 12 तक की सत्ता जो थी, वो बहुत महत्वपूर्ण समय था इस राज्य को स्टैब्लिश करने का। उससे भी बड़ी बात, जो पहले 2 साल थे जिसमें स्वामी जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद में आपने जो कोश्यारी जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो 2 साल इतने महत्वपूर्ण थे। जो काम कांग्रेस के लिए एक बहुत बढ़िया एक चैलेंज के रूप में मिला था, जिसमें कांग्रेस विफल हो गई 2002 से लेकर 2007 तक, वो काम उससे पहले आपकी सरकार ने करना था। उन 2 सालों में इस राज्य की नियत और नियम जो बनाने थे, जो नहीं किए गए, सिर्फ और सिर्फ जो पैसा था, जो उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया गया, लूट कर खाने का काम किया गया 2 साल में। जो कुर्सी मेज 2000 की थी, वो 20,000 में खरीदी गई उन 2 सालों में। इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ कि इस राज्य की नींव ही गलत डल गई, और वही काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी अगर 5 साल में इस राज्य के नौजवानों पर एक प्रखर नीति बना दिए होती, खाली राज्य आंदोलनकारियों को, उनके परिवार को एक नौकरी देने की बात करती, न कि चिन्हीकरण करके उनको एक लॉलीपॉप देने का काम करती, तो आज इस राज्य का कहीं और कुछ भला होता। और फिर हमारे पास संसाधनों की कमी है क्या? हमारी कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को आपने अमली जामा पहनाया, कितनी जल विद्युत परियोजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है। टिहरी बांध हमने जो जब भी चाहे शुरू हुआ हो, लेकिन राज्य बनने के बाद में वो पूरा हुआ है, और उसके अगेंस्ट हमको क्या मिलता है? 12%। आप किस बात की बात कर रहे हैं? क्या राज्य को लूट, पानी हमारा, जमीन हमारी, हमारे लोग उजड़ गए हैं, उनको आपने सही तरह से बसाने का काम भी नहीं किया, और हमको केवल 12% पर समेट दिया। और राज्य की परिसंपत्तियों का हिसाब किताब किसने करना था? आपने पहले 2 साल में करना था, और आप नहीं कर पाए, आप विफल हो गए, आप फेल हो गए। तो कांग्रेस पार्टी को उस 5 सालों में करना था। हमारे राज्य की 1,25,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां आज भी ट्रिपल इंजन की सरकार वाली राज्य की सरकार योगी जी के नेतृत्व में आज भी जो कब्जे में है, हमारी लाखों करोड़ रुपए की हमारी परिसंपत्तियों को कौन लाएगा? किसका काम था लाने का? शिगुफा। और फिर आपने मलिन बस्तियों वाले के साथ में क्या किया? शुरू से ही आपने 2007 में बोल दिया हम आपको नियमित करेंगे, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी बोल रही है नियमित करेंगे। क्या दोनों की सरकारों ने उनको नियमित किया? राज्य के नौजवानों को 80% जो नौकरियां देनी थी, क्या 1% भी नौकरी देने का काम आपने किया? आप अपनी विफलताओं को छुपाने का काम कर रहे हैं दोनों पार्टियां, और कार्यकर्ता कहीं भी आए, कहीं भी जाए, वो उसकी उस पर डिपेंड करता है। हाँ, दिल्ली का आंकड़ा, आप दिल्ली में कितने लोग रोजगार दिया आपने? 5 साल में जो है, हमने दिल्ली में कुछ नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में हमने कुछ नहीं दिया। दिल्ली का जवाब हम आपको दे देंगे। आप उत्तराखंड का जवाब दे दीजिए कि आपने उत्तराखंड के नौजवानों के लिए कैसी ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई है? वहाँ पे कोई हॉस्पिटल बना, आप बताइए ना। सचिन जी, दिल्ली के बाद नहीं, आप उत्तराखंड की बात करिए ना गुप्ता जी। आप मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली और 120 जो है ना संगठनों में घुस रहे हैं जाकर के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप बन रहे हैं। आप उत्तराखंड में बताइए आपने क्या किया? के अंदर ठीक है, देहरादून से दिल्ली हाईवे भी बन रहा है, देहरादून से पोंटा हाईवे भी बन रहा है। उत्तराखंड में तो लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। नहीं हो ये आप राष्ट्रीय लोन लेकर के वर्ल्ड बैंक से सड़कों के लिए लोन बनाने की योजना को आप उत्तराखंड का विकास कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए गुप्ता जी। आपने कौन सी पहाड़ के अंदर, सिमली के अंदर, देखिए सुनिए बात मेरी, ध्यान से सुनिए आप मेरी बात। सिमली के अंदर आज भी हमारा ठीक है, पोल जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। डीके पॉल जी ने कई सवाल खड़े किए हैं दोनों पार्टियों पर, उसी पर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मैं सबसे पहले महेश जोशी जी आपके पास आना चाहूंगी, जल्दी से अपने उनका जवाब दीजिएगा। उन्होंने परिसंपत्ति विवाद और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर सवाल उठाए हैं। जी सही है, ये जो उन्होंने सवाल उठाए, यहाँ उत्तराखंड की ज्वलंत समस्या तो वही राज्य बने हुए 22 साल हो गए। पूछ रहे हैं कि परिसंपत्ति विवाद अगर बीजेपी नहीं सुलझा पाई तो आपने क्या किया? नहीं, हमने भी अपने समय पे उसे यूपी के साथ में हमने वार्तालाप किए हैं। और दूसरी बात देखिए, यूपी में सरकार किसी और दल की थी तो उन्होंने कहा कि कहीं कांग्रेस का श्रेय न ले लें, इसलिए वो मामला अटका पड़ा रहा। अब देखिए, अभी भाजपा का सरकार है,
यूपी में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार। तो ये जो ये विवाद चल रहे थे, ये एक समय था जब कांग्रेस की दिल्ली में भी सरकार थी और उत्तराखंड में भी सरकार थी। आप भूल रहे हैं बड़े भाई साहब, हमारे राज्य बनने 22 साल हो गए हैं और आपको याद है कि 2009 तक आपकी सरकार थी और उत्तराखंड में आपकी सरकार थी और दिल्ली में आपकी सरकार थी। आप परिसंपत्तियों का बंटवारा कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ आपके कार्यकाल में भी। देखिए, किसी चीज को जो यूपी के साथ में उसमें एक दिन में तो ये इसका विवाद खत्म होने वाली बात नहीं है। एक प्रोसीजर चलता है, वो प्रोसीजर अपने स्तर पे चलता उत्तराखंड में एक दिन की सरकार ठीक थी है, क्या? लेकिन महेश जोशी जी, एक दिन की 5 सरकार साल थी की क्या सरकार कांग्रेस की? जी कांग्रेस की उत्तराखंड में एक दिन की सरकार थी क्या? अरे एक दिन की सरकार नहीं थी, लेकिन ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में तो समय लगता ही है ना। अभी 50 साल लगेंगे परिसंपत्ति मिलने के लिए हमको, लेकिन उसमें हमने वो कार्रवाई लगातार, आप देखते जाइए, हमने लगातार यूपी के साथ में वार्ता की है और उसके नतीजे आज जो उसके कुछ मामले जो ठीक हुए, तो वो उसी के नतीजे ना, क्या जो मामले सुलझे। एक दिन में तो ये काम हुआ नहीं ना। चलिए ठीक है, कांग्रेस के पास कोई खास जवाब है नहीं इस पर देने के लिए। फिलहाल सचिन गुप्ता जो आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप जरा जवाब दे दें। मैं बताना चाहूंगा कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की पहल पर जो है ये प्रयास जारी हुए थे और योगी जी के साथ जो है संपत्तियों के बंटवारे को लेकर एक बहुत अच्छी चर्चा आई। उसके बाद जो है नवंबर, लगभग मेरे को याद होगा, लगभग 20 या 22 नवंबर के आसपास माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और योगी जी जो है संबंध में लखनऊ में बैठे तो उनकी एक बहुत अच्छी बात, लगभग 21,000 करोड़ रुपए की जो परिसंपत्तियां थी उनके बंटवारे को लेकर, उनके हस्तांतरण को लेकर बहुत पहले हुई और लगभग 21,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का बंटवारा हम कर पाए। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण था सिंचाई विभाग से संबंधित। सिंचाई विभाग की बहुत बड़ी संपत्ति, कई सौ हेक्टेयर भूमि जो है हमारी उनके कब्जे में थी, कई सारे जो है हमारे आवास उनके कब्जे में थे, कई विषयों पर जो है हमारे पैसे के लेन देन का विषय को लेकर जो है उस पर वार्ता हुई। तो लगभग जो है मोटा जो है 21,000 करोड़ की संपत्ति का जो है निपटारा नवंबर माह में हो चुका है और निश्चित रूप से आगामी समय पे जो अब आगे जो समय रहेगा, निश्चित रूप से और जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के साथ रहेंगे, तो क्योंकि माननीय योगी जी भी हमारे उत्तराखंड के लाल हैं और हमारे धामी जी भी उत्तराखंड के लाल हैं, तो निश्चित रूप से दोनों मिलके जो है समस्या का हल जल्द से जल्द निकालेंगे और जो भी हमारे उनके बीच में अगर कोई किसी परिसंपत्ति को बंटवारा शेष रह जाएगा तो निश्चित रूप से जो है वो उत्तराखंड का हक उत्तराखंड को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है, और रोजगार पर भी जरा बता दीजिए। महंगाई, पलायन, ये कई ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड में जो इस समय चल रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा। में जो है ये विशेष रूप से है कि उत्तराखंड का जो पलायन है वो विशेष मुद्दा है, यहाँ के युवाओं को रोजगार देना एक विशेष मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में इसे प्रयास भी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है कि किस तरीके से जो है यहाँ के युवाओं को स्थापित करने के लिए, उनको स्वरोजगार के लिए जो है मिनी बैंकों से, छोटे बैंकों से ऋण दिया जाए, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से उनको जो है यहीं पे उनके छोटे रोजगार स्थापित किया जाए। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो विशेष व्यवस्था रही है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये भी एक विशेष व्यवस्था है होम स्टे योजना, जिसको पूरे उत्तराखंड का युवा जो है सर माथे पर लेकर काम कर रहा है और लगातार जो है उत्तराखंड के अंदर होम स्टे योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है इस चीज को लेकर जो है चिंतित है और आगामी समय में जो है सवाल का जवाब दे दीजिए, पिछले 5 साल में कितने रोजगार आपने स्थापित करवा दिए युवाओं को? मैं अगर आपको आंकड़ा देना चाहूंगा तो अगर आप आंकड़े की बात अगर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग जो है निरंतर हर क्षेत्र में, अगर आप जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत की बात करेंगे तो लगभग 38,610 युवाओं को कृषि प्रोजेक्ट के माध्यम से, एचपी के माध्यम से, क्षेत्रों के प्रशिक्षण के माध्यम से 17,537 युवाओं को रोजगार दिया है। लगातार जो है सरकार जो है निरंतर जो है किसी न किसी माध्यम से जो है युवाओं को रोजगार देने का कार्य कर रही है। 24,000 सरकारी नौकरियों की नियुक्ति आपको। हेलो जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जिस आप ठेकेदारी अन्य रिसोर्स की नौकरियों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात आप कर रहे हैं, वो
चंद दिनों के लिए आते हैं और चंद दिनों के लिए योजनाएं खत्म हो जाती हैं। आप ये बताइए केवल कि आपने उत्तराखंड की इंडस्ट्री में 80% रोजगार देने की, नौकरियां देने की बात अपने मैनिफेस्टो में की थी। आपने कितने परसेंट, कितने नौजवानों को रोजगार उन फैक्ट्रियों में लगवाने का काम किया? मैं भी प्राइवेट नौकरियों की बात कर रहा हूँ। मैं अन्य रिसोर्सेज के माध्यम से, ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से उन नौजवानों की नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके गले पर तलवार लटकी हुई है। अभी 400 नौजवान संविदा के माध्यम से जिनको नौकरी मिलनी थी, जिनको नौकरी मिली थी, आज उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। शायद आपकी जानकारी में नहीं है। और आप ये बताइए, हम जब राज्य बना था तो किस बिसात पे बना था? क्या इसलिए बना था कि आप उनको लोन देकर के उनको रोजगार देंगे? क्या वो इस बात पर बना था राज्य? उन 42 सादतों ने जो सपना यही देखा था कि आप सरकारी नौकरी की बजाय आप ठेकेदारी प्रथा पर जो है ना काम देकर के, उनको चंद दिनों के लिए, 10 दिन के लिए काम देकर, 20 दिन के लिए काम देकर के राज्य के नौजवानों को बरगलाने का काम करेंगे? क्या इसलिए उन लोगों ने आपको चुना था? देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये गुप्ता जी, और आप बड़े हल्के में बात कर रहे हैं, जो जिसकी कोई मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इस राज्य के राज्य आंदोलनकारियों का अपमान होगा ये, क्योंकि हमारे राज्य की 1,25,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति में से आप कह रहे हैं 21,000 करोड़ की संपत्ति का निपटारा हुआ है। मैं समझना चाहता हूँ वो 21,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति भी कौन सी है? एक भी रुपए का अभी तक जो है ना हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है। कौन जवाब देगा इस बात का? ठीक है, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास। महेश जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको? महेश जोशी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं सचिन गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल रही है मेरे को जी। डीके पॉल जी ने पूछा है आपसे कि 21,000 करोड़ की जो परिसंपत्ति का विवाद सुलझा है, उसमें कौन कौन सी परिसंपत्तियां थी, जरा बता दें उन्हें। डीके पॉल साहब को, वैसे तो डीके पॉल साहब को भी जो होमवर्क करके आना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है डीके पॉल साहब को मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो सिंचाई विभाग से संबंधित भूमि थी, वन विभाग से संबंधित जो हमारी भूमि थी, उस भूमि पर जो है हमारे, और जो हमारी आवास विकास से संबंधित जो भूमियां थी, जो आवास थे हमारी, लगभग 1700 आवास जो हमारे उत्तराखंड के जो है उत्तर प्रदेश के कब्जे में था, उन परिसंपत्तियों को जो है बंटवारे को लेकर जो है सब पे सहमति बनी है। और जहाँ जो परिसंपत्ति हमें नहीं मिल सकती है, या वो परिसंपत्ति का जो है हस्तांतरण संभव नहीं है, उसके पैसे को लेकर जो है बकायदा जो है दोनों सरकारों के बीच में सहमति बनी है। तो ऐसा नहीं है कि जो है भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है, ट्रिपल इंजन की सरकार, और निश्चित रूप से जो है जो भी विवाद होगा सरकारों के बीच में, या जो भी जो है इस सहमति होगी, वो निश्चित रूप से बनेगी। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि उत्तराखंड का हक और उत्तराखंड का एक एक रुपया और एक एक इंच भूमि जो है यदि उत्तर प्रदेश के पास हमारी बची है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से जो है वो 22 साल हो गए हैं, 22 साल इस राज्य को बने हुए गुप्ता जी, 22 साल हो गए इस राज्य को बने हुए। हम कब तक इंतजार करेंगे? कब तक ये राज्य के, क्या 10 साल में आंदोलन हुआ, राज्य बन गया? 1991 से राज्य आंदोलन प्रारंभ हुआ और 8 नवंबर 2000 को राज्य बन गया। राज्य आंदोलन करके शहादतों पर आंदोलन के पर राज्य मिला है। आपकी भीख में नहीं मिला है कि आपने भीख में हमको राज्य दे दिया है। और आज उस राज्य का इतना तुष्टिकरण इस प्रकार से राज्य के हित में आप काम कर रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारी अपने चीनीकरण को तरस रहे हैं, अपने क्षेत्रीय आरक्षण को तरस रहे हैं, राज्य के नौजवान अपने रोजगार को तरस रहे हैं, राज्य की मात शक्ति नशा नहीं रोजगार को तरस रहे हैं। आप कौन से 1700 आवास की बात कर रहे हैं? कौन से हैं वो? आपने उत्तराखंड के जो 1700 आवास हैं वो उत्तर प्रदेश को देते हैं। हमारा जो रिजोर्ट था आनंदा के नाम का, वो आपने उत्तर प्रदेश को दे दिया है। आपने लिया तो कुछ ही नहीं, खाली उनको रजिस्ट्री करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय उत्तराखंड का गठन हुआ था, जिस समय उत्तराखंड बना था, ये भी आपको याद होना चाहिए कि उत्तराखंड का गठन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं, उत्तराखंड जो मांग थी वो राज्य आंदोलनकारियों की थी, और प्रधानमंत्री जी ने केवल एक मोहर लगाई थी। केवल 42 सादतें उत्तराखंडियों ने दी है। ये अपमान है उत्तराखंडियों का, राज्य आंदोलनकारी का अपमान है जिस बात की आप बात कर रहे हैं। उसके बाद घोषणा भर से इस राज्य का भला नहीं हो रहा है। उत्तराखंड तरक्की करे, उत्तराखंड का नौजवान को रोजगार मिले, उसके लिए 13 साल तक जो है
विशेष औद्योगिक पैकेज उत्तराखंड में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहते हुए देखे गए। आप किस प्रकार की बात करें? कैसे आप लेकिन बोल सकते हैं रोजगार कि रोजगार तो भारतीय अभी भी नहीं मिला ना जनता सचिन गुप्ता उत्तराखंड जी। में कोई काले नहीं किया? रोजगार तो नहीं जनता नहीं, को अभी नहीं गलत मिल रहा है। वक्तव्य आपका। उत्तराखंड की गलत जनता को वक्तव्य रोजगार तो आपका, अभी गलत नहीं मिल रहा है, वक्तव्य ना पलायन का मुद्दा सुलझा 2007 है, से ना लेकर महंगाई के का मुद्दा 2012 सुलझा। मैं आ रही हूँ तक डीके पॉल जी आपने आपके पास। 3 साल 4 साल जो है ना ठीक है, डीके औद्योगिक पॉल जी, पैकेज आ रही दिया, हूँ मैं आपके 2011 में आपने उसे बंद कर दिया। लगातार जो है 2000 में विशेष पैकेज उत्तराखंड को यहाँ पे रोजगार स्थापित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी दिया। 2002 से 2007 तक जो है कांग्रेस की सरकार विशेष रही यहाँ पैकेज नहीं पर। था, वो बजट था। किसी भी राज्य को बनाने के लिए जो बजट दिया जाता है वो जो कि पैकेज हटाने का काम किया, इसलिए कि 2000 से जो है हमारी जो है यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी के कहीं को विशेष लाभ न मिल जाए, जो भी पैकेज हटाने का काम किया। आज जो है, आज जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप देखिए रोज हर किसी न किसी रूप में जो है विकास कार्य के लिए धन आवंटित हो रहा है। लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के कार्य जो है गतिमान है। राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं बंद क्यों पड़ी हैं? आप मुझे जवाब दे दीजिए। राज्य के शिक्षा के जो संस्थान हैं, जिनको हम स्कूल कहते हैं, विद्यालय कहते हैं, वो निरंतर बंद क्यों हो रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। राज्य के आप सुन तो लीजिए, अरे सत्ता के लोग हो, आप सुन तो लीजिए कम से कम। राज्य के जो स्वास्थ्य के जो हमारे संस्थान हैं, जो हॉस्पिटल हैं, आज भी वो जर्जर क्यों है? हमारी बहनें आज भी वहां जो है ना बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे पा रही है? क्यों वहां से हट करके दूसरे जिलों में या प्लेन के जिलों में आ रहे हैं? आज भी स्थिति स्वास्थ्य की खराब क्यों है? उस पर नीतियां क्यों नहीं बनाई आप लोगों ने? जो सड़कों की आप बात कर रहे हैं, मैं गिनवा देता हूँ आपको। गुप्ता जी सुन तो लीजिए, गुप्ता जी। बात करेंगे आप केवल एक सड़क की बात करते हैं क्या? आप जो पैरेलल गांव तक सड़क जाती है, कभी आप उन पर गए हैं पहाड़ में? यदि गए हैं तो आप मुझे बता दीजिए कितनी परसेंट, 100% सड़कें जो अंदर वाली एक सड़क को छोड़ करके, जो राष्ट्रीय निर्माण की आप बात कर रहे हैं ना, ये 4 धाम की सड़क को छोड़ करके आप जरा एक बार जाकर के देखिए कुमाऊं की तरफ से और गैरसैंण तक आप सड़क से आने की बात करिए। 14 फीट की सड़क है केवल, जो आज तक जिसका चौड़ीकरण नहीं हुआ। आप कौन सी सड़कों की बात कर रहे हैं कि सड़कों से विकास कर दिया? पहले जिलों को दुरुस्त कर देंगे पूरा, उसके बाद गांव भी पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी 100 साल तक के लिए आपको सत्ता चाहिए, यही आचरण है भारतीय जनता पार्टी का। आप समझ लीजिए गरिमा जी, मेरी समझ से बाहर है। सड़कों का जाल बिछाया है, या आपसे भी छुपा नहीं है। आप आराम से दिल्ली तक जाते हैं, आज आप जो है बड़े आराम से जो है श्रीनगर तक जाते हैं, पौड़ी गढ़वाल तक जाते हैं, केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी तक जाते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उस सड़कों का निर्माण किया है। और गांव में जाने के लिए सड़कों की आवश्यकता नहीं, उसके लिए आपको 50 साल के लिए सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जो है कई हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, और निश्चित रूप से जो शेष बची है वो भी पूर्ण होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हर गांव तक जो है नेटवर्क, हर गांव तक सड़क, हर गांव तक ट्रांसपोर्टेशन, हर गांव तक शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंचाने की जो है जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ली है। जनता ने विश्वास जताया है। पुरानी जो 5 साल का कार्यकाल था, जनता उससे संतुष्ट है, और निश्चित रूप से जनता ने जो दोबारा मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प को पूरा करेगी, और जो वादे भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प लेके गई थी, निश्चित रूप से उसको पूरा करेगी। आपका मुद्दा है शिक्षा जनता तक पहुंचाने का पूरे तरीके से उत्तराखंड में, लेकिन अभी आपको याद होगा पिछले कुछ ही समय पुरानी बात है ये, जब उत्तराखंड में स्कूलों को बंद कर दिया गया था, कई स्कूलों को मर्ज करके बंद कर दिया गया। 3500 स्कूलों को बंद कर दिया गया, 3500 स्कूलों को बंद कर दिया है। जी हेलो जी गुप्ता जी। हाँ, नहीं देखिए, जिस स्कूलों को बंद करने की बात की गई थी, अगर वहां पर जो है विद्यार्थी नहीं होगा और केवल जो है शिक्षक वहां पर बैठा होगा, तो शिक्षक किसको पढ़ाएगा? तभी तो विद्यार्थी आएंगे ना वहां पर। अगर नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जब वहां पर अगर वहां पर बच्चे नहीं होंगे, तो वहां पर शिक्षक को जो है वहां से हस्तांतरण करके दूसरे विद्यालय भेजा जाता है, ताकि जो है वहां पर पढ़ाई शिक्षक मिल सके अच्छे। तो इसलिए केवल जब वो स्कूल खुले थे गुप्ता जी, तो वहां बच्चे नहीं थे, बच्चे नहीं थे, वहां लोग नहीं रहते थे। जब वो स्कूल खुले थे गुप्ता जी, क्या था उस समय पर वहां बच्चे नहीं थे क्या? परिवार नहीं थे क्या? वो कहाँ चले गए वो लोग, वो बच्चे? ये किस पर, ये किसके सिर पर फूटेगा? निश्चित रूप से जो है उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारी है ना। परिवार जो है प्लेन की ओर पलायन कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो है प्लेन की तरफ लाना। मतलब सरकार पहाड़ में जिस सपने को लेकर के राज्य बना था, जिन 9 जिलों को लेकर राज्य बना था, वहां रोजगार देने में असफल हो गई है।
इसलिए वो पलायन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को बोल दिया है। मैं इस बात की सराहना करता हूं उनकी, कि उन्होंने बोल दिया है कि हम उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी जिलों में विकास नहीं कर पाए, इसलिए वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, इसलिए स्कूल बंद कर रहे ठीक है, हैं, चलिए गुप्ता जी इसलिए सुन लीजिए स्वास्थ्य एक बार व्यवस्था उनकी बंद बात। कर रहे हैं। मैंने इस प्रकार से नहीं कहा। मैं तो लगातार आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव में विकास करने का कार्य किया, और भारतीय जनता पार्टी के गांव दूर दराज के क्षेत्रों तक जो है विकास पहुंचा, तभी जनता ने दोबारा तो हमारे को चुना है। 3500 स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं फिर आप लोग? 3500 स्कूल कैसे बंद हो रहे हैं गुप्ता जी? आवश्यकता पड़ेगी केवल हॉस्पिटल क्यों जर्जर होते जा रहे हैं? आवश्यकता पड़ेगी वहां स्कूल खोले जाएंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां शिक्षक भेजे जाएंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां डॉक्टर भेजे जाएंगे। अगर केवल जो है आवश्यकता इसलिए नहीं नहीं थी तो खोले पहले जाएंगे स्कूल खोले कि क्यों हाँ, गए फिर गांव वहां में पर? क्या स्कूल की स्कूल खोलने आवश्यकता में है, वहां पैसा पर नहीं खोल लगा था करके आपका? ये व्यवस्था नहीं चलेगी। जिस प्रकार पुरानी व्यवस्था चला करती थी वो व्यवस्था नहीं चलेगी। वर्तमान में जो जनता की आवश्यकता होगी उसको पूरी की जाएगी। सचिन गुप्ता जी, मतलब पुराने ये मैं आ स्कूल रही हूँ बंद डी के कर पाल जी देंगे आपके मैडम। पास। और वर्तमान में सुनिए, जो स्थिति है उसको उसमें सुधार किया जाएगा, लेकिन जहां आपने स्कूल खोले क्या उसमें लागत नहीं आई थी क्या पहले? अगर वहां पर बच्चे नहीं थे, वहां पर लोग पढ़ने वाले, तो क्यों स्कूल खोले गए फिर? देखिए, 3500 स्कूल आप बंद कर रहे हैं, मायने रखते हैं नहीं, वो आप एक स्कूल? बात बताइए, कभी ऐसा होता है कि जो है स्कूल जो है खोला जाएगा और वहां पे विद्यालय में बच्चे नहीं आएंगे? लेकिन जिस समय स्कूल खोला जाता है उस समय वो बच्चा छोटा होता है, उसके बाद जो है वो बच्चा पढ़ने के बाद जो है तो फिर अब वो बच्चे वहां से गए कहाँ, ये भी बता दीजिए। पलायन क्यों हुआ फिर वहां से? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस सवाल का जवाब भी मैं आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले महेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? महेश जोशी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुप्ता साहब, आपके पास मैं जिस सवाल के साथ आ रही थी, जब आपने स्कूल बनाए वहां पर उस समय क्या बच्चे थे वहां पर? आपको पता होगा, आप ही ने स्कूल बनवाए थे। देखिए, निश्चित रूप से मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि जिस समय नहीं, स्कूल इतना सा बनाए जवाब गए दीजिएगा, थे क्या उस वहां पर समय उस समय बच्चे थे? उस समय आपको लगा था कि बिल्कुल वहां थे, पर स्कूल स्वाभाविक चल थे, पाए, बिल्कुल वहां पर स्कूल चल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर फिर वहां अब पर एक वहां बच्चा से भी होगा पलायन तो क्यों उसके हुआ? लिए भी जो है विद्यालय और शिक्षा उतनी अनिवार्य है जितने 100 बच्चों के लिए है। तो अब वहां से पलायन क्यों हुआ? अगर जो शिक्षा है वो हर बच्चे के लिए अनिवार्य है, तो फिर क्यों वहां पर स्कूल बंद किए गए? देखिए, मैं बताता हूँ आपको इसमें, अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। उत्तराखंड में आज जिस प्रकार से जो है जगह जगह आपदा आती रहती है, तो हर परिवार अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जो है तरह के प्रयास करता है। वो प्रयास करता है कि मैं किसी सुरक्षित जगह चला जाऊं, वो प्रयास करता है कि मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझे जो है अपने बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा भी दे सकूं और अपनी पढ़ाई भी दे सकूं। मैं आ रही हूँ डी के पाल जी, बात एक बार सुनिए। जिस प्रकार वहां पर सुनिए, जिस प्रकार पूर्व में वहां पे स्कूल विद्यालय खोले गए, उस समय वो परिवार वहीं रहा करते थे। उसके बाद लगातार आपदाओं को लेकर तरह तरह की जो व्यवस्थाएं थी, उसके बाद जब वो बच्चा पढ़ लिख के जब वो पढ़ता है 5वीं तक, 6ठी 8वीं तक करता है, उसके बाद उसको और हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। हायर एजुकेशन के लिए वो लोग जो है तमाम जगह के जो है दूसरे ऐसे स्थान ढूंढते हैं जहाँ पर वो हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को भेज सके। तो वो वहां से पलायन करता है, और जब वो स्कूल केवल वहां पर जब बच्चे वहां पर नहीं होंगे तो स्कूल को खोल के और वहां पे विद्यालय में शिक्षक को रख के कोई लाभ नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को गंभीरता से सोचा कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमारे को पहाड़ में ही रोजगार स्थापित करना पड़ेगा। पहाड़ में ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे कि वहां का जो रोजगार, वहां का जो जवान है, वहां का जो व्यक्ति है, वो परिवार है, वो वही रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है जड़ी बूटी के काम को बढ़ावा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने होम स्टे योजना, ताकि क्योंकि एक बाबा रामदेव को दिया अपने जड़ी बूटियां, केवल बाबा रामदेव को जड़ी बूटियां देने का काम किया ना, व्यापार नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने ये व्यवस्था बनाई कि 13 जिले और 13 डेस्टिनेशन, यानी कि 13 जिले में 13 टूरिस्ट स्पॉट नए बनाए जाएंगे, ताकि वहां पे और रोजगार बढ़ाया जा सके। वहां के लोगों को, जब टूरिस्ट आएगा तो वहां के युवाओं को, वहां के लोगों को, वहां की महिलाओं को, सबको रोजगार मिलेगा। तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है, और केवल जो है इसलिए कोई स्कूल खोल दिया जाए कि नहीं वहां पे उस जिले में वहां पर स्कूल होना चाहिए और वहां पे चाहे बच्चा आए या ना आए, तो ये व्यवस्था नहीं चलेगी। जो व्यवस्था चाहिए, जो आवश्यकता होगी, भारतीय जनता पार्टी जनमानस के हित में, जनहित में उस कार्य को पूरा करेगी। चलिए ठीक है, डी के पाल जी अब जवाब आप दे दीजिए। गुप्ता
गुप्ता जी के मुंह से हम प्रॉपर सुनने को मिल रहा है। ये इंटरनल बातें इनकी ऑफिसों में यही होती है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आपको पता है गुप्ता जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आ रही है नहीं आ रही है आवाज आपको? नहीं, आप अपनी बात बस मैं बताना चाहता हूँ, इस राज्य की जब मांग हुई थी, इसलिए मांग हुई थी कि हमारे यहाँ जो गांव में स्कूलों की जो व्यवस्था थी वो जर्जर होती जा रही थी, हमारे जो हॉस्पिटल थे वो जर्जर होते जा रहे थे, हमारी जो सड़कें थी गांव तक पहुंचने के लिए वो जर्जर होती जा रही थी, हमारे राज्य के नौजवान को किसी भी प्रकार से वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा था। तो बहनों ने आवाज उठाई। अब मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं, हूँ। अगर आपको सुनने की भी हिम्मत नहीं है गुप्ता जी, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आपने सवाल किया, उनका जवाब सुन लीजिए एक बार। नहीं, अगर आपको भी सुनने की आदत नहीं है तो आप कांग्रेस की तरह आप भी छोड़ के डिबेट जा सकते हैं। मुझे अपनी बात रखनी है, मैं रखूंगा ईमानदारी से जी, आप अपनी बात रखिए। जिन लोगों ने राज्य मांगा था उन तमाम व्यवस्थाओं के लिए मांगा था जिसको आप बंद कर रहे हैं। वो सड़कें भी आज नहीं बनी जिसकी बात कर रहा हूं मैं। आज भी वो गांव सड़कों से विहीन है, वो आज भी स्वास्थ्य से विहीन है, वो शिक्षा से तो शिक्षा के द्वार तो आप बंद करते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है इस राज्य के अंदर? आप कैसी बात कर रहे हैं कि आप राज्य को आप विकास की ओर ले जाने के लिए सोच रहे हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं। प्रयास, आप प्रयास शब्द को कितनी बार इस्तेमाल करेंगे? आप राज्य की परिसंपत्ति लाने का प्रयास करेंगे, आप राज्य के नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे, आप राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। भाई 22 साल हो गए, 12 साल आपकी सरकार हो गई, अब 13वां साल शुरू हो गया है। ये प्रयास कब पूरा होगा? ऑल वेदर रोड उत्तराखंड सरकार का नहीं है। गुप्ता जी, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आप उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है? आप ये बताइए, आप सवाल है मेरा आपसे, आप उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या मोदी जी की सरकार के प्रवक्ता है? आपकी भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया? मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन उत्तराखंड में कोई काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आपको इस बात में मेरे समझ में नहीं आता है कि अगर मोदी जी जिस जनता ने चुना है विधायकों को विकास के काम करते हैं, मोदी जी ने उत्तराखंड की जनता प्यार करते हैं, तो ये उत्तराखंड के अंदर मोदी जी विकास लेके आ रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग ये दोहरा चरित्र क्यों दिखाते हैं? अमित जी की बात है ना, तो मोदी जी द्वारा आप 70 विधायकों की बात करेंगे ना है। आम आदमी पार्टी की तरह आपने जो है केवल जो है यहाँ पे डिबेट में हिस्सा लेना है, तो आप उत्तराखंड के हितैषी नहीं, माफ करिएगा पॉल साहब, मैं ऑन कैमरा आपको बोल रहा हूँ, लेकिन जो कराना भी उत्तराखंड का हितैषी नहीं हूँ। अगर मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करूंगा तो आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यदि मैं नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात करूंगा उत्तराखंड के मैं हितैषी नहीं हूँ। जो बहनों की मांग थी, आज जो उत्तराखंड राज्य दो 10 साल रोजगार वो मैं बाहर की बात करूंगा। आप कौन सी बात कर रहे हैं? मैं राज्य के विकास से संबंधित राज्य के नौजवानों को रोजगार दिलवाने की बात कर रहा हूँ। मैं राज्य के लोगों को शिक्षा के स्वास्थ्य की व्यवस्था दिलाने की बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के। मैं राज्य के उत्तराखंड के दूर दराज गाँव की सड़क बनवाने की बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली की, मुंबई की, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। और साहब हम दोनों बात कर लेते हैं ना इस विषय पे। आप मुझे बताइए, क्या जो है जो ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, यहाँ से यमुनोत्री मार्ग का काम चल रहा है, यहाँ से गंगोत्री के लिए सड़क पास हो रही है, या फिर जो है यहाँ पे यहाँ से दिल्ली, देहरादून से दिल्ली सड़क का काम चल रहा है, यहाँ से कोटा मार्ग का काम चल रहा है, तो क्या वो उत्तराखंड के लोगों के काम नहीं आएगी? तो ये सड़क जो है आपकी हल्द्वानी से लेकर गैरसैंण तक क्यों नहीं बन रही, रुद्रप्रयाग तक क्यों नहीं बन रही है? कनेक्शन नहीं होंगे, सड़कें दुरुस्त नहीं होगी, तो क्या हमारा युवा रोजगार कर लेगा? अगर यहाँ पे कुछ आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये जो योजना है ना सड़क की, आपकी 4 धाम की योजना है, उस आध्यात्मिक स्थान की योजना है जो केवल आप और केवल वहीं तक बना रहे हैं। आपने फिर गैरसैंण तक ये सड़क क्यों नहीं बनाई? आपने फिर ये द्वाराहाट तक सड़क क्यों नहीं बनाई? फिर आपने ये रानीखेत तक सड़क क्यों नहीं बनाई? आप क्या कहना चाह रहे हैं? पब्लिक को गुमराह करने का काम मत करिए। अल्मोड़ा की सड़क आज भी खराब है। बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो लगातार योजनाएं बना के, आप मुझे बताइए, जितनी सड़कों का आपने नाम लिया, एक भी सड़क जो आप बोल रहे हैं केवल कैमरे के सामने पहुंचा, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, बनाने के लिए आपके किसी कार्यकर्ता ने कोई प्रयास किया, कोई ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को या वहां के क्षेत्रीय विधायक का दिया?
तो मैं मान जाऊंगा आपको। जज्बा जी, आप केवल टीवी डिबेट में एक बात डिबेट को को रखिए आप, का और जीरो मैं या फोटो धरातल के पे साथ तो प्रमाण के साथ में केवल गुप्ता जी बोलने के इस बात सामने रख दूंगा, गुप्ता जी के सरकार के सामने रख दूंगा मैं, और दूध का दूध पानी हो जाएगा, फिर उस दिन इनको माफी मांगनी। गुप्ता जी करते हैं, उसका बजट चलिए सैंक्शन ठीक है, इस करते हैं, केवल पुतुरमे से घोषणा बाहर का निकलते हैं। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग विवाद, अलग अलग मुद्दे उत्तराखंड में उठे हुए हैं, अब देखना होगा कि चंपावत की जनता इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इस बार किस पर अपना भरोसा जताती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे NB न्यूज। नमस्कार।